तो आइए साथियों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ये आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती एवं राज्यकर्मी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत। और ये जो है ये कितना से कितना अनुच्छेद तक है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो है 36 से लेकर 51 तक। और इसका भाग क्या आता है? ये जो अनुच्छेद है वो भाग 4 में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का आ गया। चलिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 40 के तहत होता है, अनुच्छेद 40। और तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि ग्राम पंचायत जो है कौन सी अनुसूची में है? भारतीय संविधान के ग्राम पंचायत जो है कौन सी अनुसूची में है? तो ये जो है 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और ग्राम पंचायत में सरकार को ये कुल 29 विषय दिया गया है जो वो पंचायत को दे सकता है। इसमें 29 विषय, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका ये कब हुआ था? अनुसूची ऐड हुआ था 1992 में। और कैमा संशोधन था 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। थर्ड नंबर है हम लोग का। थर्ड नंबर कह रहा है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा जो है 43 अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर। चौथा है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां, तो ये जो है ये अरी अपवाह तंत्र रखती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो क्या जो था वो संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो ये जो है मुफ्त कानूनी सलाह जो है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, उसका क्या नाम है? मुफ्त कानूनी सलाह। चलिए अब अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है हम लोग का, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? मूल कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में सम्मिलित किया गया था मूल कर्तव्य को। और मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग की कौन से भाग में है? तो ये जो है संविधान के भाग 4 का में है। और ये किस आर्टिकल में है? तो कहेंगे कि अनुच्छेद 51 का 51 का के तहत है। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था तब था? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य था। और अभी वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11
11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो है 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, प्रश्न उठता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एवं उनका पोषण करना राज्य का ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। कौन जो है एस्चुअरी बनाती है। तो ये एस्चुअरी बनाती है कौन सा नदी, इसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। और एस्चुअरी वही नदी बनाती है जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मान लेते हैं ये है, तो इधर जो है एस्चुअरी बनाती है वो नदी जो अरब सागर में गिरती है, सॉरी, अरब सागर में जो नदी गिरती है वो क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाने वाला जो नदी है, इसमें से बाकी जो नदी बच गया गोदावरी, कावेरी और महानदी। और ये सभी नदी किस में गिरता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। जो ये सब क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। और एस्चुअरी बनाती है जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो इसमें वही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, ताप्ती नदी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। किस संविधान मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। 9वां नंबर है। देखिए 9वां नंबर जो है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये भी अभी हम लोग देख लिए थे, भाग 4 के क में किया गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न 10वां नंबर, चलिए 10वां है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था। तो ये जो था, ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था इसमें, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत किया गया है। तो इससे पहले आप लोग बताइए, अनुच्छेद 40 में इसका व्यवस्था किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसके लिए क्या आर्टिकल है, 36 से 51 तक जो है, तो ये इसी के बीच में 40 आएगा, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग आते हैं 12 नंबर जो है, इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से हासिल हुई है। तो इसमें जो है ये कहाँ से हम लिए हैं, इसको आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला 13 नंबर में है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए ये तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी में, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में। और ये लोग जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है, डेल्टा। और यहाँ पूछ रहा है अरब सागर में, तो अरब सागर में कौन गिरती है, ताप्ती। और ये क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन आइए, 14 नंबर आ गए हम लोग। चलिए इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था राजनीतिक नहीं था, प्रजातंत्र सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना सिर्फ नहीं था, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना ये भी नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। ये आंसर है इसका, डी आंसर हो गया। चलिए अगला 15 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मानव का कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स है। तो ये क्या है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार जो है क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसमें क्या व्यवस्था किया गया है, इसमें ये व्यवस्था किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये कब लागू हुआ था, ये किस आर्टिकल पे आता है, ये अनुच्छेद 21 का में आता है, या ए इसको बोल सकते हैं। और ये कब हुआ था, ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था, 2002 में। उसी के तहत इसको जोड़ा गया आर्टिकल 21A या 21 का में। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलता है। नर्मदा नदी जो है तो ये जो है अमरकंटक से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, नर्मदा नदी अमरकंटक से। अब अगला क्वेश्चन 17 हो गया, 17 में चलिए 17वां है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। निजता का अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। तो ये निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में संरक्षित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 18। अगला है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो भांडेर मोकाल ये नहीं है, सतपुड़ा और अरावली ये भी नहीं है, सतपुड़ा और विंध्याचल यही है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है नर्मदा घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो ये जो है आर्टिकल 21 ही है, ये भी आर्टिकल 21। 20 नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। इसको कह सकते हैं छुआछूत। तो ये कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। चलिए अब तो 21 हो गया, 22 पर हम लोग आते हैं। 22 में कह रहा है
भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। तो इसमें कौन सा होगा, किसके 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 बीच है? ये 14 से लेकर और 18 तक है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच है समता का अधिकार। याद रखिएगा आप लोग। 23 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो ये कौन सा है आर्टिकल? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में है, कानून के समक्ष समानता या समता। अगला प्रश्न हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद हो गया आपका 245। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 है। 25 कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न ये आता है कि इसमें 2 आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार में, उसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा है? अधिकार। आर्टिकल के अंतर्गत अधिकार आता है। तो 20 है और क्या है, और 21 है, जिसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जीने का अधिकार है। ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, वो कौन है? तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार। नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। आंसर होगा ये शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो होता है शक्तियों का पृथक्करण होता है। सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिकार हासिल है। चलिए अब अगला 27। चलिए अब क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। अब कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, कुछ अलग टॉपिक से जो है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। पहला है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो उसका क्या नाम है, जलोढ़ या कच्छारी मृदा। ठीक है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को ही हम लोग काली मृदा के नाम से, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी या काली मृदा का अधिकता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या काली मृदा? काली मिट्टी। ठीक है। चलिए अब अगला है कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। चलिए अब आगे और है, अगला है 28।
28 में भी कुछ प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट, तो ये केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल, अनुर्वर होती जा रही है? तो ये कौन सा है? लेटेराइट। इसमें क्या है? लोहे की मात्रा अधिक है। मृदा की क्षारीयता, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन ये सारा। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। 29 में है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी या मृदा में होती है? तो ये होता है बलुई दोमट मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? पौधे को जो है सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है? तो ये होता है चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी से जल ज़्यादा प्राप्त होता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उपजाई जाएगी? दलहनी फसल, याद रखिएगा, दलहनी फसल। अब अगला पेज हम लोग आते हैं। अगला पेज हम लोग का है 30 और लास्ट 30। चलिए, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट। चाय किस मिट्टी में होता है? लेटेराइट में। पीछे था कपास। कपास किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। दोमट मिट्टी में कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें गाद हो जाता है, मृत्तिका व रेत। इसको ऑप्शन में दे के देता है कि इनमें से कौन नहीं पाया जाता है। तो आप 3 याद रखिएगा, 4th ऐसे ही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो उसका नाम क्या है? जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो वो वांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? वांगर। अम्लीय एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यह है लाइम या चूना। लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, अब अगला वीडियो आने तक आप सभी को धन्यवाद।